चलिए, प्रकाश पढ़ लिए थे हम लोग, लाइट पढ़ लिए थे, थोड़ा बहुत हम बेसिक सा कुछ नेचर देखते हुए चल रहे थे सभी का, जितने भी फैक्टर हैं हमारे पास। उसके बाद एक लास्ट रह गया था क्या आपका, मिट्टी यानी कि सॉइल, मृदा। और उसी मृदा में हमने बोला था आपको क्या पढ़ने के लिए, एक क्षमता जिसको बोलते हैं वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता। चलिए, मृदा की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉइल की बात कर रहे हैं। सबसे पहला तो बहुत पहले ही आपने पढ़ा होगा ना, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मिट्टी का बनना, ठीक है, माना कि सर पहाड़ों के चट्टानों के टूटने से कहीं ना कहीं क्या बनती है, मिट्टी बनती, ठीक है। हाँ, हिंट इंग्लिश में तो वेदरिंग बोलते हैं, वेदरिंग हिंदी में आराम से खोज लेना, मुझे याद नहीं आ रहा, अरे मुझे खुद याद नहीं आ रहा बाबू, अभी क्या बताएं आपको। देखिए, वेदरिंग का मतलब कहीं ना कहीं, अब देखो वेदरिंग होता कैसे ये सुनिएगा जरा। हाँ, अपक्षय, हाँ बिल्कुल, अपक्षय। अपक्षय का मतलब देखो टूटना, बिखरना, यही होता है, ठीक है। अब सुनो कि सर सपोज मान लिया जाना कि ये एक पर्वत है, एक चट्टान है, ठीक है। होता क्या है, तो वातावरणीय प्रभाव पड़ते हैं इस पर, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सर वातावरण में कौन कौन प्रभाव डाल सकता है इस पर, क्या प्रकाश का प्रभाव पड़ेगा, है ना सर, गर्माहट पड़ेगी इस पर, उसके साथ साथ क्या वर्षा होगी इसके ऊपर। सर एक तरफ हम कह देते हैं कि चलो गर्मी है, धूप है, दूसरी तरफ क्या कह देते हैं, सर वर्षा भी है, इसी चट्टान पर, इसी पर्वत पर वर्षा भी पड़ रही है, उसके साथ साथ क्या वायु दाब भी है, वायु का भी प्रेशर है, ठीक है। तो अब आराम से सुनिएगा कि सर पर्वत हो या चट्टान हो, उस पर वातावरणीय प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन वातावरणीय प्रभाव, यानी कि आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं मिट्टी बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन, सर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में दो चीज़ें आ जाएंगी सर, या तो टेम्परेचर ज़्यादा होना या तो टेम्परेचर कम होना। अब सोचो जब जाकर के देखोगे पहाड़ी इलाकों में ना, तो देखना जहाँ पर चट्टान है उसके नीचे आपको मिट्टी भी दिखेगी। जब वो चट्टान है तो फिर मिट्टी कैसे, तो वो काफ़ी लंबा समय लगा है उसको ऐसा होने में। दिन भर चट्टान गर्म रहता है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। ठंडा होना, गर्म होना, पानी का असर पड़ना उस पर, उसके बाद धूप का असर पड़ना, इन सब चीज़ों के वजह से धीरे धीरे इस बड़े से चट्टान के टुकड़े बनते जाते, छोटे 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 टुकड़े बनते जाते। तो कई वर्ष लग जाते हैं, ये एक वर्ष का या एक दिन का काम नहीं है, कई वर्षों के बाद जा करके कहीं ना कहीं एक चट्टान अपक्षय की क्रिया करता रहता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है। टाइम टेकिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लेने वाला ये प्रक्रिया है, और इसके साथ साथ वातावरणीय प्रभाव आने चाहिए, इन्वायरमेंटल इफेक्ट लगने चाहिए, तब जाकर के किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को या तो अपक्षय बोलते हैं या वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे कि सर जो ये मृदा होती है, क्या हर जगह की मृदा एक जैसी होती है क्या? कहीं की मृदा आप देखोगे, कहीं का मिट्टी काला होगा, कहीं का हल्का पीला होगा, ठीक है, कहीं का भूरे रंग का मिल जाएगा मिट्टी, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों पर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर मृदा के अलग अलग प्रकार मिलते हैं। हाँ, अरे हमने बस एक एग्जाम्पल ले लिया कि काली मिट्टी हो गई, पीली मिट्टी हो गई, है ना, भूरी मिट्टी हो गई। ये तो एक तरीके से आपको समझाने का तरीका था हमारा। हम समझाना क्या चाह रहे हैं वो समझिए कि मृदा जो है अलग अलग प्रकार के मिल सकते हैं। वो अलग अलग प्रकार के क्यों मिल सकते हैं, सवाल ये आ जाता है कि वो अलग अलग प्रकार के क्यों हैं। अब ऐसे देखोगे बाबू ना, तो हर जगह पे मिट्टी अलग अलग हो जाएगी। यहाँ कुदरा की मिट्टी देख लो, अलग हो जाएगी। सकरी, सपोज सकरी में हम लोग, सकरी की मिट्टी अलग, कुदरा की मिट्टी अलग, लालापुर में जाओ वहाँ का मिट्टी अलग हो जाएगा। मतलब जितना क्षेत्र बदलोगे ना, हर जगह पे मिट्टी में कहीं ना कहीं चेंज दिखाई देगा। तो सवाल ये है कि सर वो चेंज क्यों है। बिल्कुल, तो सबसे पहला रीज़न तो ये होगा कि सर मिट्टी में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उनको स्थान के अनुसार एक दूसरे से क्या बना रही होंगी, अलग बना रही होंगी। जैसे उसमें मिनरे वाले खनिज, मिनरल्स,
ठीक है। अब सपोज मैंने ये व्हाइट शर्ट पहन रखा है, ठीक है, मैंने इसमें क्या बोलते हैं उसको, नील का एक भी बूंद नहीं डाला। इसी व्हाइट शर्ट में एक बूंद नहीं डालो, क्या कलर चेंज हो जाएगा क्या थोड़ा सा? अब नील नीला होता है इसलिए नील बोलते हैं, कहीं अगर लाल एक बूंद डाल दिया तो रेड हो जाएगा हल्का सा, ठीक है। यानी कि सर थोड़ा सा अगर मैं उसके साथ कोई भी चीज़ों का अंतर लाऊंगा तो उसके क्वालिटी में अंतर आ जाएगा ना, ठीक है। चल हंसना बिल्कुल नहीं, लास्ट टाइम याद है ना बेवजह हंसना, चलो बस याद दिलाया हमने आपको, बाकी हम भी तो हंसते ही हैं, बेवजह नहीं हंसते। तो सर मिट्टी में खनिज का पाया जाना इसके क्वालिटी को चेंज करेगा क्या, ठीक है। उसके साथ साथ मिट्टी में देखो कण होते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मिट्टी के कण सर छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। अच्छा ये बालू का है, कहने को तो बालू कह देते बाबू, ये एगो मृदा है, ठीक है। बालू क्या है, मृदा है। छोटे इस बालू से अभी देखो रोड पर क्या बड़े बड़े कंकड़ डाले गए, उसको बजड़ी बोलते हैं, वो भी क्या है, मृदा है। सर कुछ समय लगेगा, धीरे धीरे वो भी मिट्टी में बदल जाएगा। अब भले होकर ऊपर ढलैया कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, वो नीचे का नीचे रह जाएगा, लेकिन सर वो क्या है, मिट्टी का ही तो रूप है ना, वो धीरे धीरे अपने आप को चेंज करेगा। किसमें, मिट्टी में। यानी कि मिट्टी में पाए जाने वाले जो उसके कण हैं, उसके कण का जो आकार है ना, उस आकार की वजह से भी मिट्टी का क्या होगा, क्वालिटी अलग अलग होगा। और मुख्य बात सर उस मिट्टी में मिलने वाला सब कुछ कहीं ना कहीं एक पीएच क्रिएट करेगा। पीएच वैल्यू समझते हो सर, ये कहीं ना कहीं आपका एसिडिक और बेसिक नेचर को बता रहा होता है। तो मिट्टी में ये इन तीन चीज़ों की वजह से मिट्टी की क्वालिटी देखी जाती है, मिट्टी का गुण देखा जाता है। यानी कि मिट्टी कौन से क्वालिटी का है, कौन से रंग का है, कैसा उसका गुण है, कितनी उपजाऊ क्षमता है, क्या चीज़ें, वो सब कुछ निर्भर करता है इन तीन चीज़ों पर। मिनरल्स, मॉलिक्यूल साइज, उसके बाद पीएच वैल्यू, ठीक है। यानी कि खनिज, मिट्टी में मिलने वाले उसके कण का आकार और उसके साथ साथ उसका पीएच, ये निर्धारित करता है कि मिट्टी किस प्रकार की है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या बोला सर, मिट्टी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। वो अलग अलग प्रकार के होने का रीज़न क्या है कि इस मिट्टी के जो संगठक हैं, संगठक बोलते हैं ना, संघटक, ठीक है, संघटक यानी कि कॉम्पोजिशन, वो क्या है, अलग अलग है। इस कारण से मिट्टी भी क्या है, अलग अलग है। और इसी क्वालिटी के आधार पर हम बात करते हैं क्या, वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी, यानी कि जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता का मतलब क्या होता है कि चलो हमने सर ना 2-3 प्रकार की मृदा ले ली और तीनों प्रकार की मृदा में हमने डाला पानी, और दोनों मृदा को जब बाद में चेक किया, उस मिट्टी को चेक किया, तो पता चला कि कुछ में पानी एकदम नहीं है, कुछ में पानी मिल रहा है। जैसे आपके अगर गली मोहल्ले में कहीं पे बालू गिरा हो या आपके घर में हो ना, कुछ नहीं करिए, उस बालू के ऊपर 1 गिलास पानी डालिए, 1 घंटे के बाद जाके चेक करिए, आधे घंटे के बाद, 1 घंटा छोड़िए ना जी, 10 मिनट के बाद चेक करिए ना, बालू सूखा हुआ मिलेगा, क्योंकि सारा पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। सर उस मृदा में उस पानी को पकड़ करके अपने साथ जोड़ के रखने की कोई भी क्वालिटी नहीं है, वो पानी को स्टोर नहीं कर सकता, उसके पास जल धारण क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। एक अपने तरफ जो सिगता मिट्टी कहलाती है, ठीक है, इधर देखो यहाँ पे जो अपने रोड पे दिख रही है, ये सिगता मिट्टी है, नॉर्मल हम लोग लोकल भाषा में सिगता मिट्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एकरा में देखो खाली तनी सा पानी हो जाए तुरंत हाथ हो जाएगा, कारण क्योंकि सर ये पनिया को पकड़ के रख लेता है अपने पास। मिट्टी का एक एक कण क्या करेगा, पानी को पकड़ के अपने साथ एब्जॉर्ब करके रख लेगा, उस पानी को जाने नहीं देगा। अब वही सोचो कि अगर बालू होता चारों तरफ रोड पे, तब सर वो बालू का एक एक दाना पानी को सोखेगा क्या, नहीं सोखेगा। वो तो पानी को कहे जा भाई तू जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, जहाँ नाली में निकल जाएगा वो पानी, रोड क्या रह जाएगा, सूखा रह जाएगा। तो जल धारण क्षमता का मतलब क्या होता है, सिंपल सा कि भाई जल धारण क्षमता का मतलब क्या है कि मिट्टी के कणों में जल को अवशोषित करने की क्षमता यदि है तो उस मृदा की क्या होगी, जल धारण क्षमता ज़्यादा होगी, और अगर एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है तो उस मिट्टी की क्या होगी, जल धारण क्षमता कम होगी। क्या इस आधार पर खेती भी की जा सकती है, क्या की जा सकती है ना, हेलो, हाँ क्लास में बनी, क्लास पर हैं, चलो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जल धारण क्षमता के हिसाब से हम लोग खेती भी करते हैं। हालांकि देखो खेती का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बस एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना कि जहाँ पर खीरा वगैरह का खेती किया जाता है, या फिर कुकुरबिटा समूह, कुकुरबिटा क्या है, एक ग्रुप है, एक समूह है। कुकुरबिटा समूह में आने वाले कौन कौन होते हैं,
वैसे पौधे जो रेंग कर चलते हैं उनमें अपनी क्षमता नहीं होती कि उनका तना क्या हो जाए, सीधा हो जाए, जैसे खीरा, नेनुआ, लौका, है ना। अब मोस्टली इसमें हम किसको, अब सारे लोग तो कुकुरबिटा में ही आ जाएंगे, स्पेशली कुछ ऐसे पादप, कुछ ऐसे पौधे जो बलुवट मिट्टी में ही सही होते हैं, जैसे खीरा हो गया, खीरा के बाद आपका ककड़ी हो गया, ठीक है, खीरा, ककड़ी, पनुआ, तरबूजा, ठीक है, ये सब, अच्छा दोनों एक ही है, खरबूजा, ठीक है। तो इन सब को क्या चाहिए, इन सब के पौधे को, सर ये एक खेत हो गया और इसमें ना हमने लगा दिया तरबूज, सुनना बात को, सर एक ऐसा पौधा है तरबूज जिसको लगातार पानी चाहिए, क्या बोला, लगातार पानी चाहिए, यानी कि डेली मान के चलो कि सर इसको क्या चाहिए, पानी डेली चाहिए, लेकिन एकदम थोड़ा सा चाहिए, बस थोड़ा सा पानी। इस तरबूज के पौधे को थोड़ा सा पानी मिले, उसके बाद ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहिए ही चाहिए थोड़ा सा पानी, ठीक है। अब क्या कि सर अगर यहाँ पर खुद सोच के देखो कि सर अगर यहाँ पर सिगता मिट्टी हो, जिसका भी बात किया ना हमने कि सर इसके पास क्या क्षमता होती है कि पानी को ये स्टोर करके रख लेता है। आपके खेत में जाओगे, आपका जो मिट्टी होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल, उसको लेटराइट सॉइल बोलते हैं, सिगता मिट्टी, ठीक है, नाम सुना हुआ है ना। चलो उतना ज़्यादा दूर नहीं जाना है, सर वो पानी को क्या करता है, अपने पास सोख करके रख लेता है। आपने इस खेत में क्या कर दिया, तरबूज की खेती कर दी। अब क्या होगा, सर पानी आपने डाला, वो जा करके देखोगे तो 2 दिन के बाद वो खेत क्या रहेगा, गीला रहेगा, ठीक है, जिस कारण से जो तरबूज यहाँ पर बना है ना, हरा रंग का होगा ना तरबूज, ये लो अपने पौधे से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से धारियाँ भी हैं इस पर, ठीक है। अब ये पानी में पड़े पड़े क्या हो जाएगा बाबू, सड़ने लगेगा, समझे, ये पौधा पानी में पड़े पड़े ये फल क्या हो जाएगा, सड़ने लगेगा। इसीलिए ऐसे पौधे को इस जगह पर, ऐसे जगह पर लगाया जाता है जहाँ की मिट्टी की वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो। आपने पानी डाला, इसकी जड़ों में पानी गया, जड़ ने इसके थोड़ा सा पानी अवशोषित किया और सारा का सारा पानी कहाँ चला गया, नीचे चला गया, मिट्टी में पानी सूखेगा नहीं। चलो ये था क्या आपका मिट्टी, हमने थोड़ी बहुत इसके बारे में भी जान ली। अब आगे एक जो आपका नया टॉपिक आता है वो आता है अनुक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। सुनो अभी किताब छोड़ दो, हम जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से चलिए हमारे साथ, किताब में ही सब कुछ है, बशर्ते हम अपने सिस्टम से चल रहे हैं। अब अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है। सपोज कि अगर आपको कोई पीछे से टच करे, क्या आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे, या तो देख कर रिस्पॉन्ड करें, हाँ वो फिजिक्स में कर सकते हो। यहाँ पे आपके हिसाब से तो न्यूटन गति का तीसरा नियम लागू होना ही चाहिए, ठीक है, लागू होता भी है, लेकिन ये रियल लाइफ में अनुक्रिया लागू हर जगह पे नहीं होता है, जहाँ पे लागू नहीं होता है वो जाति प्रजाति विलुप्त हो जाता है। तो थोड़ा सा लॉजिक चेंज है, बात कुछ वैसा ही है, ठीक है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या कि सर अगर कोई एक्टिविटी हुआ, कुछ चेंज आया, उसके अगेंस्ट अगर मैं कोई रिस्पॉन्स कर रहा हूं, तो कोई अनुक्रिया दे रहा हूं, तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। किसके प्रति सर, किसके अगेंस्ट, वातावरण के खिलाफ। अगर सिंपल सा सुनना कि सर अगर हमारे वातावरण में, अगर हमारे क्लाइमेट में किसी प्रकार का आ रहा है, चेंज आ रहा है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ रहा है, तो उस परिवर्तन के हिसाब से वहाँ पर रहने वाले जो जीव हैं वो जीव क्या करेंगे, अपने आंतरिक यानी कि इंटरनल क्रियाओं में चेंज लाएंगे। हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या, बहुत सारा चेंज आ रहा है हमारे बॉडी में। सर रेगुलर हम सो भी जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, केमिकल चेंज होता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता रहता है हमारे बॉडी के अंदर। अब सिंपल सा कि सर अगर हमारे वातावरण में किसी प्रकार का कोई चेंज आया, तो कोई भी जीव जो होगा चेंज कहाँ पर लाएगा, अपने अंदर लेकर के आएगा। अगर चेंज नहीं लाया फिर तो कल्याण है उसका, और अगर उसने चेंज लाया उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, अभी गर्मी है, ठीक है, सर अगर ठंडा का मौसम आ जाए, अब वो चेंज एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, वो आएंगे तो और आगे चल के बातें करेंगे, या इसको यहाँ पर हटा ही देते हैं ताकि और कन्फ्यूजन ना बने। सीधा सीधा कि अगर वातावरण में कोई चेंज आया, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे क्लाइमेट में, तो जो जीव वहाँ पर रह रहा है वो भी क्या लाएगा, अपने अंदर चेंज लेकर के आएगा। अब सर ठंड का मौसम आ जाए तो ऐसे ही हम हाफ शर्ट में घूमेंगे, तुरंत क्या कर लेंगे,
हाफ शर्ट पहना नहीं है हमने, सॉरी। तो क्या करेंगे सर, तुरंत स्वेटर पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे हम लोग, चेंज ला दिए ना अपने अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स कहलाता है। अब कि सर ये रिस्पॉन्स अलग अलग तरीके से हो सकता है। आगे चल करके इसको देखेंगे कि ये जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात समझ में आई। चेंज का मतलब क्या होता है कि सिंपल सा, यदि हमारे क्लाइमेट में किसी प्रकार का चेंज आ रहा है, उसके अगेंस्ट अगर कोई जीव क्या कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई अपने अंदर चेंज ला रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। किसके खिलाफ रिस्पॉन्स, वातावरण के प्रति अनुक्रिया, रिस्पॉन्स अगेंस्ट क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर या तो फिर क्लाइमेट फैक्टर, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद एक और चीज़ आता है, एक और होमोस्टैसिस बोलते हैं उसको, होमोस्टैसिस, हिंदी में क्या कहते हैं, समस्थापन। ये समस्थापन का मतलब क्या? अच्छा बुक में चेक करो जरा, एक ग्राफ दे रखा है क्या, संरूपी है, उसके बाद नियामक, आंशिक नियामक, ठीक है, इंग्लिश में दे रखा होगा रेगुलेटर, उसके बाद एक और होगा आपका कॉन्फॉर्मर और एक पार्शियल रेगुलेटर, ठीक है। चलो उसी ग्राफ पर आएंगे हम लोग कुछ देर के बाद। पहले इस समस्थापन को समझते हैं। समस्थापन का मतलब क्या होता है, नाम से क्या लग रहा है, ग्राफ देखेंगे बाद में, फिलहाल पहले ये बताओ समस्थापन का मतलब क्या होता है। होमोस्टैसिस, समस्थापन, तनिक वर्ड को जज करो ना, होमोस्टैसिस ही है ना, कहीं कुछ चेंज तो नहीं है। होमियो, सॉरी एक यहाँ पे ई छूटा हुआ है, होमियोस्टैसिस है, समस्थापन लो ना। बताओ पहले इसका मतलब क्या निकल रहा है। समस्थापन, होमोस्टैसिस, इसका मतलब कुछ तो निकालो। नहीं निकल रहा है, देखिए समझिएगा समस्थापन का मतलब। चलो देखो, एक जीव है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब अभी इससे पहले हमने कुछ बात किया था कि सर अनुक्रिया देते हैं जीव, यानी कि रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अब एक फैक्टर ले लेते हैं हम लोग, गर्मी। कि सर क्या हुआ कि तापमान की बात कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि सर तापमान ना बढ़ रहा है। अब एक जीव है, इसके वातावरण में क्या हुआ है सर, तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है इसमें। अब ये जीव क्या कर रहा है, या तो उस बदलते वातावरण के साथ जो तापमान बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, या तो ये भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, या तो अपने आप को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स करके रखा हुआ है। कुल मिला जुला के हम सीधा सीधा कहें कि सर ये अपने आप को इस वातावरण में रहने के लायक बना रहा है, अपने आप को इस यहाँ पर रखने के लिए कैपेबल बना रहा है। वही चीज़ क्या कहलाता है, समस्थापन कहलाता है, होमोस्टैसिस कहलाता है। और इससे रिलेटेड एक ग्राफ दिया हुआ है आपके बुक में, देखिएगा ऐसा। इस वाले को कहते हैं संरूपी, कॉन्फॉर्मर, ये है रेगुलेटर, नियामक, और एक जो ये वाला है इसको बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर, आंशिक नियामक। यही है ना, ठीक है। अब यही ग्राफ को समझना है, इस ग्राफ का मतलब क्या है। यहाँ नीचे कुछ लिख रखा होगा, देखो तो क्या लिख रखा है, बाह्य
और एक होगा ये आंतरिक स्तर ना। चलो, ये बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर क्या है समझने का कोशिश करिएगा जरा सब कुछ। चलो, अरे उल्टा तीर बना दिए। अब देखो इस ग्राफ को समझिएगा। ग्राफ में कोई जान नहीं है बाबू, कोई ज़्यादा विशेष चीज़ नहीं। देखो बाह्य स्तर का मतलब वातावरण से, ठीक है कि सर वातावरण में क्या हो रहा है, जैसे अभी ये स्पेशली किसके लिए है, तापमान के लिए। ये ग्राफ स्पेशल किसके लिए, टेम्परेचर के लिए, तापमान के लिए। कि सर दिखाया जा रहा है, जैसे अगर हम एक लिख के अगर मेजर चले कि सर यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, तो इधर जो जाया होगा क्या होगा सर, बढ़ता हुआ चला जाएगा तापमान। जैसे सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये डिग्री में क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा डिग्री सेल्सियस में। सर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री, कुल मिला जुला के सर ये बाह्य स्तर का मतलब कि वातावरण में बाहर। अच्छा, ग्राफ बनाने और ग्राफ पे डायग्राम बनाने आता है आपको? आता है ना, सबकी बात पूछ रहे हैं। सारे लोगों को इस ग्राफ पर दिखाने आता है? हमें तो नहीं लगता है। एक आधो को जरूर है इसमें को होनहार मिल जाएगा, 2-4 को, कि जिसको ये ग्राफ नहीं समझ में आएगा कि ग्राफ पे चलते कैसे। ग्राफ पे चलना आता है? इधर तीसरे लाइन की बात कर रहे हैं सभी को। ग्राफ पर चलना आता है? चलना आता है मतलब ये पर चढ़ के नहीं चलना है, अपने डेटा को चलाना आता है, उस पर नहीं आता है। अरे बोलिए, बोलोगी तो बच्चिया क्या हो जाएगा है? लास्ट शर्म किस बात का है पता है? आप जैसे हैं ना, सपोज आप जैसे हैं जितना में है ना, आप उतने ही रिस्पेक्ट के काबिल भी होते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमारे ही पास है, कुछ समझते हो बच्चा? आपका सक्सेस, आपकी क्वालिटी, आपके रिस्पेक्ट के अमाउंट को जज करती है। आपको कितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए ये आप स्वयं तय करते हैं, ये भी बात दिमाग में रखिएगा। हमें कितना रिस्पेक्ट चाहिए ये हम तय करते हैं, कोई और नहीं। आप तनी बढ़िया होगे, देखो ना, बिना माने मतलब का ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट आपको लाद आ जाएगा, ले भैया तू ले रिस्पेक्ट। आप अपने आप में कितनों बढ़िया है, खूब रिस्पेक्ट की आशा उम्मीद की है, कबो नहीं मिलेगा रिस्पेक्ट, समझे? तो तनिक अपने अंदर बाबू चेंज लाइए थोड़ा सा। आज जैसे हैं, आज काम चल जा रहा है, माँ पिताजी के छाँव के नीचे हैं, ये मत भूलिए कि आप पराए घर के लिए हैं, है ना? पराए घर में क्या होगा आपके साथ आप नहीं जानते हैं। थोड़ा सा बोल्डनेस बना करके लेके चलिए अपने अंदर। जब कम से कम पूछ रहे हैं कि नहीं आता तो साफ एक झटके में कहिए हाँ सर नहीं आता है। अब लजा रही हैं कैसे बताएं, हैं बुढ़बा कहीं कि मार तबड़ा के एकदम मुँह बना देना चाहिए तू लोग का। हम कितनों कुछ कर ले तू लोग के साथ, कितनों कितना भी बढ़िया से चलो तू लोग को ले करके, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है तू लोग को। ए बाबू देखा जाए ईमानदारी से तनी अब इनो तनी हाथ उठाओ तो जिसको ग्राफ, ये वाला ग्राफ नहीं, नॉर्मल आपने मैट्रिक वगैरह में ही या फिर 7वें 8वें क्लास में ये ग्राफ देखे होंगे, इस तरह का ग्राफ देखे होंगे। जिनको चलना नहीं आता है बताइए तो सही। ना चाहकर भी बाबू अब आपको कोई ग्राफ नहीं पढ़ाएगा, ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में, है ना, ना ही आपको मैथमेटिक्स में कोई ग्राफ नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एकदम सिंपल सा होता है। करना क्या होता है, जैसे मेरे पास ना एक डेटा दे दिया गया, सर ये देखो इधर हमने क्या दिखा दिया, तापमान। किसका तापमान है ये? सर ये वातावरण का तापमान है। लो सीधा सीधा लिखते हैं कि सर ये वातावरण का तापमान है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा सर किसी एक जीव के, ये उसके शरीर के अंदर का तापमान है, टेम्परेचर है, ठीक है। अब सुनना कि सर मैं कह रहा हूँ कि ये एक जीव है जिसका नाम हमने क्या रखा, एक्स जीव, ठीक है। एक तरफ हम दिखा देते हैं क्या, वातावरण का तापमान। समझना कि सर वातावरण का तापमान है 10 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस। इस जीव का तापमान भी है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो यहाँ भी सर दिखाना होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा सर, इधर भी 10, इधर भी 10, ठीक है। तो सर क्या करना है, ये 0 से चलेंगे हम लोग, ठीक है। या फिर इस तरीके से 2 तरीका होता है अपने पास कि सर वातावरण का तापमान कितना, 10, ये लीजिए यहाँ पर आके रुक गए हम लोग। उस जीव के शरीर का तापमान कितना, ये सर, ये तो ग्राफ बन गया। ऐसे ऐसे ही तो करना होता है। आता है तो काहे नहीं बता रहे थे। दूसरा होगा, अरे बाप रे बाप, दूसरा
चलो ऐसे ही चलते हैं ना ग्राफ पे, डेटा ऊपर नीचे होगा तो आपका ग्राफ भी ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हो जाता कि सर वातावरण में हो गया 20, देखो वातावरण का तापमान हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, अभी जीव का शरीर का तापमान है 12 डिग्री सेल्सियस, तो सर यहाँ पे 10 है तो यहीं बगले में क्या होगा 12 के आसपास होगा, और यहाँ इधर 20 यहाँ पर है। अब सर ये 20 के आसपास चला गया, यहाँ क्या है 12 है, तो देखो यहाँ से ग्राफ ऐसे चेंज हो जाएगा है। अरे थोड़ा बहुत हम बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ से ग्राफ क्या हो गया, ऐसे मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया, ठीक है। तो इसी को ग्राफ लेकर बस चलना समझना है हमको, और करना क्या। कहे ग्राफ नहीं मुड़ेगा, चलो ये 3 वर्ड को हमें समझना है, जो किससे जुड़ा हुआ है, समस्थापन से जुड़ा हुआ है। और समस्थापन किसके लिए होता है, तापमान के लिए, कि सर बदलते तापमान के साथ या तो जीव एक फिक्स टेम्परेचर पर रहेगा, या तो उस बदलते तापमान के साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करेगा, बदलेगा। एक तीसरा होगा कि सर कुछ समय तक बदलेगा और बाद फिक्स कर देगा, ठीक है। यही तीनों को यहाँ ग्राफ पर दिखाया गया, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला हम समझने वाले हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर जिसको हम क्या बोलते हैं, नियामक। एकदम सिंपल सा फंडा है, सबको समझ में आ जाएगा। देखिए नियामक का मतलब क्या, कि सर एक जीव जो किसी भी कीमत पर अपने तापमान को फिक्स रखेगा, एकदम फिक्स्ड रखेगा, चाहे वातावरण में कुछ हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिएगा किसको, मनुष्य को ले लो, सिंपल सा। सर ऐसे इधर मनुष्य ले लिया, इधर वातावरण का तापमान दिखा देते हैं, ठीक है। ठंड का मौसम है सर, 20 डिग्री सेल्सियस है बाहर का वातावरण, हमारा भी कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। काहे सर, कौनो कीमत पर हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, बना रहेगा। सर ये करते करते अगर 20 से बढ़ते बढ़ते 40 हो गया, तब भी हमारा तापमान कितना रहेगा, 37 का 37 ही रहेगा। तो सर एक ऐसा जीव जो अपने टेम्परेचर को, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर के बदलते वातावरण के साथ बदलता नहीं है, वो एक फिक्स टेम्परेचर पर रखता है, ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं हम लोग, रेगुलेटर बोलते हैं, नियामक बोलते हैं, कि ये कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। और ये ग्राफ में देखो, ये जो रेड लाइन है ना, ये बता रहा है किसको, रेगुलेटर को, कि सर कुछ भी हो जाए ये एकदम फिक्स हैं तो फिक्स रहेंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। फिर सवाल आता है कि सर ये रेगुलेट कर कैसे रहे हैं, बाहर 40 है हमारा 37 है कैसे, बाहर 20 है फिर भी हमारा 37 है कैसे, आखिर रेगुलेट हो कैसे रहा है। सोचो कि बाबू अगर ये एक पेन है, चाहे फिर चलो मान लेते हैं सर ये एक मेटल है, ठीक है, लोहा है, और अगर बाहर का वातावरण अगर धूप में 50 डिग्री सेल्सियस है तो ये भी क्या होगा, 50 होगा, क्योंकि सर ये तो उसके साथ साथ बढ़ जाएगा। हम अगर बाहर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा सर, अंदर से तो फिर भी क्या रहेगा, 37 का 7 ही रहेगा। ऐसा कैसे, हाँ तो हाँ क्या चीज़, नहीं एक्सटर्नल चेंजेस से हाँ हो सकता है। देखो कैसे हम कंट्रोल करते हैं, कैसे ये लोग अपने तापमान को फिक्स रखते हैं, तो सर इसके लिए 2 तरीका है, एक है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल और नेचुरल तरीके से। सबसे पहले कि सर नेचुरल क्या है, नेचुरल सर गर्मी लगेगी, पसीना बहुत ज़्यादा होगा, हमें थोड़ा सा हवा लगेगा एकदम पूरा लगेगा, क्या हो जाता है, ठंडा ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर आपके बॉडी का क्या हो गया, ठंडा हो गया। यानी कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी पर कहीं ना कहीं त्वचा पर क्या पाई जाती है सर, स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, पसीने की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो क्या करती है, हमारे बॉडी का तापमान को कम करने के लिए पसीना निकालना चालू कर देती है। और वो पसीना जैसे जैसे सूखता है वैसे ही वैसे क्या होता है, हमारा बॉडी ठंडा होता जाता है। ये किस में आ जाएगा सर, प्राकृतिक में आ जाएगा। बाकी कृत्रिम समझिए रहे हो, है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा नेचुरल में एक और चीज़ आएगा सर, ये तो हमने गर्मी से रिलेटेड देख लिया। ठंडा में क्या होता है, तो ठंडा में जब आपको ठंडा लगता है तो आपका देखा दांत किटकिटाने लगता है, आपका शरीर कांपने लगता है। वो कांप नहीं रहा है, वो बहुत कई बार बताया है कि आपके बहुत सारे बॉडी के अंदर एंजाइम होते हैं जो आपके बॉडी में कंपन को जनरेट करते हैं, वाइब्रेशन जनरेट करते हैं जानबूझ करके। ऐसे करते हो सर, क्या करते हैं, ये घर्षण कर रहे हैं ना, घर्षण करने से क्या होता है, गर्मी आता है, ठीक है, उष्मा बनता है। वैसे जब आपका शरीर कांपता है ना, आपकी कोशिका एक दूसरे से टकराती हैं, लगातार टकराती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके अंदर थोड़ी सी गर्माहट आने लगती है। इसीलिए जब भी आपको ठंडा लगता है देखना आपका बॉडी तुरंत कांपने लगता है, आप कुछ देर कांपोगे फिर ठीक हो जाओगे।
अगर कहीं पे फंस गए हो ना, दे ठंडा लग रहा है, फंस गए, बोड़ने बिछोने वाला कौन उपाय ना है, अपने आप को जिंदा रखना है ना, कुछ मत करना, ठंडा लग रहा है लगने दो, दांत किटकिटाते रहना वहाँ, जब तक दांत किटकिटाओगे ना तब तक जिंदा बचे रहोगे। बोलिए ना। हाँ, वो आदत था, वो आदत था। तू लोग तो ऐसे कियो ना, हम लोग तो थूक लगा के जाते थे कि आज गुरुजी मरिए, ले मार ले, समझे, ऐसे लिए गुरुजी, ऐसे वाला हाल था, समझे। तो सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। ए चल बाबू, बात नहीं हो गया, चलो। तो ठंडा में बातें नहीं, हो गया। ठंडा में और गर्मी में दोनों में क्या करते हैं, हमारा बॉडी सर मेंटेन करता है, वो क्या कहलाएगा, नेचुरल कहलाएगा, ठीक है। और कृत्रिम में क्या करते हैं सर, अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। एसी लगा, अपने अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपने इकोनॉमिकल स्टेज के अनुसार सर, कोई एसी लगाया, कोई कूलर लगाया, कोई पंखा, मतलब बिना से भी काम चल रहा है, ठीक है। और नहीं है तो ढेर गर्मी लगा तो बस पानी जाइए, उझिल लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। कोई मिला जुला के सर तापमान को रेगुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और ऐसे जीव क्या कहलाएंगे, जो अपने बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नियामक बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं, ठीक है। चलो दूसरा, कॉन्फॉर्मर। इनको क्या बोलते हैं, संरूपी बोलते हैं। अब देखो ग्राफ में ये वाला है, ये ग्राफ में जो बीच वाला लाइन दिख रहा है ना, ये देखो सर, जैसे जैसे बाहर का तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी अपना तापमान बढ़ा रहा है। देखो अगर बाहर सर यहाँ पे आकर के अगर मैं टकरा रहा हूँ यहाँ पे सर, अगर 30 डिग्री है तो ये भी क्या कर लेगा सर, 30 डिग्री पर मेंटेन करेगा अपने आप को, ठीक है। देखो कॉन्फॉर्मर सर कौन, तो याद रखिएगा, ये उपास्थील मछलियाँ जितनी, ये मुख्य रूप से जलीय जीव के लिए होता है, जलीय जीव के लिए। और जलीय जीव में भी याद है ये ऑस्टोक्थीज, कॉन्ड्रोक्थीज। कॉन्ड्रोक्थीज में कौन थे सर, वे मछलियाँ जो कॉन्ड्रोसाइट से बनी हुई थी, जिनकी हड्डियाँ जो थी किसकी थी सर, उपास्थी की हड्डियाँ थी, या उपास्थील मछलियाँ थी, उपास्थील मछली, जिनके अंदर हड्डियां तो होती हैं, लेकिन वो हड्डियां कैसी होती है सर, कार्टिलेज वाली होती है, ये हार्ड वाली नहीं, ये नरम वाली हड्डी होती है, उनको क्या बोलते हैं, उपास्थील मछली बोलते हैं। तो जो उपास्थील मछलियां होती है ना, वो क्या करती हैं कि सर अगर बाहर का तापमान 20 डिग्री है, ये चलो मान लिया जाए कि सर वो जीव है, ये वातावरण का तापमान है, और दोनों की तुलना कर रहे हैं, क्या करेगा सर, 20 है तो यहाँ भी 20, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है, 22, 24, 28, 30, ठीक है। तो ये भी क्या होता जाएगा सर, ये भी बढ़ता जाएगा, 22, 24, 28, 30, यानी कि सर ये बदलते तापमान के साथ ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या कर रहा है, बदलता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है। ऐसा जीव क्या कहलाएगा, संरूपी कहलाएगा, या कौन फॉर्मर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा कि इसको उपास्थील मछलियाँ, ये क्या कर रहे हैं, क्या ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ एक तरह का रिस्पॉन्ड ही है, ठीक है। एक तीसरा, आंशिक नियामक, पार्शियल रेगुलेटर। कौन मुनमुना रही है जी, है आंशिक नियामक। अब देखो नाम तो ऐसा दिया है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, आंशिक माने या पार्शियल माने थोड़ा सा, ठीक है, लास्ट में लगा दिया नियामक, ठीक है। ये है नियामक के जैसे लेकिन होते हैं संरूपी के जैसे, ये पगलाता है। देखो इसका मतलब यहाँ समझो, इन सब में से कौन सर, ये वाले को समझना है, ठीक है। अब देखो तो ये सर ब्लू वाला जो है ये वाइट वाले के साथ चल रहा है क्या, ठीक है। यानी कि हम ऐसा कहें कि जो सर पार्शियल रेगुलेटर होते हैं, जो आंशिक नियामक होते हैं, कुछ समय तक किसके जैसा काम करते हैं, संरूपी के जैसा। संरूपी कैसा काम करता है सर, बदलते तापमान के साथ वो भी अपने शरीर का तापमान क्या करता है, बदलता है, ठीक है। ये तो लास्ट तक बदलेगा सर, बाहर 40 हो गया, ये भी 40, बाहर 45, ये भी 45, ठीक है। लेकिन जो आपके पार्शियल वाले होते हैं, जो पार्शियल रेगुलेटर हैं सर, कुछ समय तक किसके जैसा काम करेंगे, संरूपी के जैसा। देखो ये हमारा बाह्य तापमान, और इधर दिखा देते हैं आंतरिक तापमान। आंतरिक तापमान मतलब उसी जीव के अंदर का तापमान, ठीक है। चल सर बाहर था 20, इसका भी था 20, 22, 22, 28, 28,
30, 28, 32, 28। बात को समझ में आ रही है कि सर कुछ समय तक इसने क्या किया, वातावरण के साथ अपने अंदर चेंज लाया और उस निश्चित तापमान के बाद अपने आप को क्या कर लिया, वो फिक्स कर लिया, रेगुलेट कर लिया। देखो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, आंशिक नियामक। यहाँ पे देखो नियामक मतलब क्या था कि सर जो अपना टेम्परेचर फिक्स कर ले उसको क्या बोलेंगे, नियामक बोलेंगे। लेकिन हमने इसको क्या नाम रखा, आंशिक नियामक। सर ये कुछ ही नियामक है, पूरा नियामक नहीं है। पूरा नियामक नहीं है तो क्या है सर, ये आधा किसके जैसा है, संरूपी के जैसा है, और आधा किसके जैसा है, नियामक के जैसा है। यानी कि कुछ समय तक तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर को बदलते वातावरण के साथ बदलेगा और कुछ समय के बाद ले जा करके क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। इसीलिए ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, आंशिक नियामक बोलते हैं। बात पल्ले पड़ा, डन। ये ग्राफ समझ में आया आए? हाँ, इसका एग्जाम्पल लिख लो, अस्थिल मछली कर लेना। यहाँ पे लिख लेना क्या, अस्थिल मछली। अब ये हमको ना बताना पड़े कि अस्थिल मछली कौन हो, इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टॉक्थीज। पढ़ा हुआ एवोल्यूशन के चैप्टर में सब कुछ पढ़ा दिया है हमने। ऑस्टॉक्थीज, कॉन्ड्रोक्थीज सब पढ़ाया हुआ है, कुछ बचा नहीं है।